हेलो एवरीवन। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। दोस्तों ये कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत जो है वो आपके एमपी टेट सी टेट सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों कोहलबर्ग साहब एक हमारे मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने नैतिक विकास के 6 चरण बताए जिसे जिसे जिन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। दोस्तों इन 6 चरणों के प्रत्येक चरण की नैतिक दुविधाएं सुलझाने में अपने पूर्व चरण से अधिक परिपूर्ण कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत को अवस्था का सिद्धांत भी कहा है। ठीक है, पियाजे की तरह नैतिक वर्ग में कोहलबर्ग ने भी पाया कि नैतिक विकास कुछ चरणों में होता है। कोहलबर्ग ने पाया कि ये चरण सार्वभौमिक होते हैं। बच्चों के साथ 20 साल तक एक विशेष प्रकार के साक्षात्कार का उपयोग करने के बाद कोहलबर्ग ने इस निर्णय पर पहुंचे। कब तक उन्होंने किया दोस्तों? 20 साल तक। ठीक है, इन साक्षात्कारों में बच्चों की कुछ ऐसी कहानियाँ सुनाई गई जिनमें कहानियों के पात्रों के सामने कई नैतिक उलझनें थी। ठीक है दोस्तों, अब यूरोप में एक कहानी जो कहानी है वो है, यूरोप में एक महिला मौत के कगार पर थी। दोस्तों डॉक्टर ने कहा कि एक दवाई है जिससे शायद उसकी जान बच जाए। ठीक है, जिससे उसकी जान बच जाए। वो एक तरह का रेडियम था जिसकी खोज उस शहर के फार्मासिस्ट जो थे उन्होंने किया था। ठीक है, दवाई बनाने का खर्चा बहुत था। दवाई वाला दवाई बनाने के खर्च से 10 गुना ज़्यादा पैसे मांग रहा था। उस औरत का इलाज करने के लिए उसका पति जो था हाइनस उन सबके पास गया जिन्हें वह जानता था। ठीक है, फिर भी उसे केवल कुछ पैसे ही उधार मिले जो कि दवाई के दाम से आधे ही थे। उसने दवाई वाले से कहा कि उसकी पत्नी मरने वाली है, वो उस दवाई को सस्ते में दे दे, वह उसके बाकी पैसे बाद में दे देगा। फिर भी दवाई वाले ने मना कर दिया। दवाई वाले ने कहा, मैंने यह दवाई खोजी है, मैं इसे बेचकर पैसा कमाऊंगा। तब हाइनस ने मजबूर होकर उसकी दुकान तोड़ कर वो दवाई अपनी पत्नी के लिए चुरा ली। तो दोस्तों यहाँ पे यह कहानी उन 11 कहानियों में से एक है जो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास को जानने के लिए इस्तेमाल की थी। दोस्तों यह कहानी पढ़ने के बाद जिन बच्चों से साक्षात्कार लिया गया उन्हें नैतिक दुविधा पर बनाए गए कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होते थे। वो क्वेश्चन क्या थे? पहला क्वेश्चन था कि क्या हाइनस को दवाई चुरा लेनी चाहिए? क्या चोरी करना सही था? क्या यह एक पति का कर्तव्य है कि वो अपनी पत्नी के लिए दवाई चोरी करके लाए? क्या दवाई बनाने वाले को हक है कि वो दवाई के इतने पैसे मांगे? क्या ऐसा कोई कानून नहीं है जिससे दवाई की कीमत पर अंकुश लगाया जा सके? कोहलबर्ग के द्वारा दी गई अवस्थाएं। दोस्तों कोहलबर्ग ने कुछ अवस्थाएं दी। साक्षात्कार द्वारा दिए गए उत्तरों के आधार पर कोहलबर्ग ने नैतिक चिंतन की 3 अवस्थाएं बताई जिन्हें पुनः 2 चरणों में विभाजित किया गया। पहली थी पूर्व अवस्था में चिंतन। यह नैतिक चिंतन का सबसे निचला चरण है। इस चरण में क्या सही और क्या गलत है पर बाहर से मिलने वाली सजा और उपहार का प्रभाव पड़ता है। चरण फर्स्ट, बाहरी सत्ता पर आधारित नैतिकता। दोस्तों नैतिकता इस रूढ़ि पूर्व अवस्था का पहला चरण है। ठीक है, यहाँ नैतिक सोच सजा से बंधी है। जैसे बच्चे यह मानते हैं कि उन्हें बड़ों की बातें माननी चाहिए, नहीं तो बड़े उन्हें दंडित करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बच्चे बड़ों की इसलिए बात मानने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन्हें बड़ों से डर रहता है कि वो उन्हें दंडित करेंगे। दूसरा चरण जो कोहलबर्ग साहब ने बताया कि व्यक्ति केंद्रित एक दूसरे का हित साधने पर आधारित नैतिक चिंतन। व्यक्ति केंद्रित व्यक्ति जो होता है वो व्यक्ति केंद्रित होता है, एक दूसरे का हित साधने की कोशिश करता है, इसमें ही उसकी वो नैतिकता दिखाई देती है। यह रूढ़ि पूर्व अवस्था का दूसरा चरण है। यहाँ बच्चा सोचता है कि अपने हितों के अनुसार कार्य करने में कुछ गलत नहीं है, पर हमें साथ में दूसरों के हितों के अनुरूप काम करने का मौका देना चाहिए। अतः इस स्तर की नैतिक सोच यह कहती है कि वही बात सही है जिसमें बराबरी का लेन देन हो रहा हो। अगर हम दूसरे की कोई इच्छा पूरी कर दें तो वो हमारी इच्छा पूरी कर देंगे। रूढ़िगत चिंतन 10 से 13 वर्ष। दोस्तों कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांतों की दूसरी अवस्था है। इस अवस्था में लोग एक पूर्व सोच से
चीज़ों को देखते हैं। जैसे देखा गया है कि अक्सर बच्चों का व्यवहार उनके माँ बाप या किसी बड़े व्यक्ति द्वारा बनाए गए नियमों पर आधारित होता है। चरण 3। तीसरा जो चरण है दोस्तों वो है क्या, अच्छे आपसी व्यवहार एवं संबंधों पर आधारित नैतिक चिंतन। यह कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांतों की तीसरी अवस्था है। इस स्थिति में लोग विश्वास, दूसरों का ख्याल रखना, दूसरों के निष्पक्ष व्यवहार को अपने नैतिक व्यवहार का आधार मानते हैं। बच्चे और युवा अपने माता पिता द्वारा निर्धारित किए गए नैतिक व्यवहार के मापदंडों को अपनाते हैं और उन्हें उनके माता पिता की नज़र में एक अच्छा लड़का या अच्छी लड़की बनाते हैं। दोस्तों, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने पर आधारित नैतिक चिंतन, चौथा चरण जो था वो है, यह कोहलबर्ग के सिद्धांत की चौथी अवस्था है। इस स्थिति में लोगों के नैतिक विकास की अवस्था सामाजिक आदेश, कानून, न्याय और कर्तव्यों पर आधारित होती है। जैसे किशोर सोचते हैं कि समाज अच्छे से चले, इसके लिए कानून के द्वारा बनाए गए दायरे के अंदर ही रहना चाहिए। ठीक है। फिर रूढ़ि से ऊपर उठकर नैतिक चिंतन। रूढ़ि से ऊपर उठकर नैतिक चिंतन, इसमें कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांतों की तीसरी अवस्था है। रूढ़ि से ऊपर उठना ही एक प्रकार की नैतिकता है दोस्तों। यहाँ पे इस स्थिति में वैकल्पिक रास्ते खोजे जाते हैं और अपना व्यक्तिगत नैतिक व्यवहार का रास्ता ढूंढा जाता है। चरण पांचवा जो चरण है वो है सामाजिक अनुबंध, उपयोगिता और व्यक्तिगत अधिकारों पर आधारित नैतिक चिंतन। यह कोहलबर्ग की सिद्धांत की पांचवी अवस्था है दोस्तों। इस अवस्था में यह सोचने लगता है कि कुछ मूल्य, सिद्धांत और अधिकार कानून से भी ऊपर हो सकते हैं। व्यक्ति वास्तविक सामाजिक अवस्थाओं का मूल्यांकन इस दृष्टि से करने लगता है कि वे किस हद तक मूल अधिकारों और मूल्यों का संरक्षण करते हैं। दोस्तों, इस चरण 5 को मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं कि यह कोहलबर्ग के सिद्धांत की पांचवी अवस्था है। इस अवस्था में व्यक्ति सोचने लगता है कि कुछ मूल्य, सिद्धांत और अधिकार कानून से भी ऊपर हैं। व्यक्ति वास्तविक सामाजिक व्यवस्था का मूल्यांकन इस दृष्टि से करने लगता है कि वे किस तक मूल अधिकारों और मूल्यों का संरक्षण करते हैं। ठीक है। ये चरण 5 में व्यक्ति जो है कुछ मूल्य सोचने लगता है कि जो कुछ मूल्य होते हैं और सिद्धांत और अधिकार वो कानून से भी ऊपर हो सकते हैं। ठीक है। अब दोस्तों आते हैं चरण 6 पे। छठवें चरण में सार्वभौमिक नीति सम्मत आधारित आधारित नैतिक चिंतन। यह कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांतों की सबसे ऊंची छठी अवस्था है। दोस्तों, इस अवस्था में व्यक्ति सार्वभौमिक मानवाधिकार पर आधारित नैतिक मापदंड बनाता है। जब भी कोई व्यक्ति अंतरात्मा की आवाज़ के द्वंद्व के बीच फंसा होता है तो वह व्यक्ति यह तर्क करता है कि अंतरात्मा की आवाज़ के साथ चलना चाहिए, चाहे वो निर्णय जोखिम से भरा ही क्यों ना हो। इसलिए उसे कुछ भी करने से पहले अपनी भावनाओं के अलावा औरों की जिंदगी के बारे में भी सोचना चाहिए था। कोहलबर्ग मानते हैं कि यह अवस्था एक क्रम में चलते हैं। कोहलबर्ग साहब क्या कहते हैं कि यह अवस्थाएं एक क्रम में चलते हैं और उम्र से जुड़े हुए हैं। 9 साल की उम्र से पहले बच्चे पहले स्तर पर काम करते हैं और अधिकतर किशोर तीसरी अवस्था में सोचते पाए जाते हैं, पर उनमें दूसरी अवस्था और चौथी अवस्था के बीच के सोच विचार के कुछ लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं। प्रारंभिक अवस्था में पहुंचने पर कुछ थोड़े से लोग ही रूढ़िपूर्णता से ऊपर उठकर नैतिक तर्क देते हैं, लेकिन वे कौन से सबूत हैं जो इस तरीके के विकास को प्रमाणित करते हैं? 20 साल के लंबे अध्ययन के परिणामों के अनुसार उम्र के साथ अवस्था 1 और 2 का उपयोग घटा है और अवस्था 4 से 10 साल की उम्र के बच्चों में नैतिक तर्क बिल्कुल भी नहीं आती। वह 36 साल की उम्र के 62% लोगों की नैतिक सोच में दिखाई दी। 5वीं अवस्था में 20 से 22 साल की उम्र तक बिल्कुल भी नहीं आती और यह कभी 10% से ज़्यादा
में नहीं दिखाई देती। इसलिए नैतिक अवस्थाएं, जैसे कि कोहलबर्ग ने शुरुआत में सोचा था, उससे थोड़ी देर से आती हैं। छठी अवस्था में चिंतन करना तो बहुत ऊंची अवस्थाओं में आता है, जो कि बहुत विलक्षण है। हालांकि अवस्था 6 कोहलबर्ग की नैतिक निर्णायक अंक प्रणाली से हटा दी गई, लेकिन यह भी सिद्धांतिक रूप से कोहलबर्ग का नैतिक विकास की संकल्पना की जरूरी मानी जाती है। अब इसके बाद कोहलबर्ग की अवस्थाओं पर प्रभाव। दोस्तों, ऐसे कौन से कारक हैं जो कोहलबर्ग की अवस्थाओं से गुजरने पर असर डालते हैं? हालांकि हर अवस्था में नैतिक तर्क इस बात पर आधारित होता है कि कुछ स्तर का संज्ञानात्मक विकास होगा। कोहलबर्ग यह बहस करते हैं कि बच्चों का संज्ञानात्मक विकास उनके नैतिक सवालों और नैतिक द्वंद्व को हल करने के लिए कैसे अनुभव मिले हैं। बच्चों का संज्ञानात्मक विकास उनके नैतिक चिंतन के विकास को सुनिश्चित नहीं करता, बल्कि बच्चों की नैतिक तार्किकता यह दिखाती है कि उन्हें नैतिक सवालों और नैतिक द्वंद्व को हल करने के कैसे अनुभव मिले। कोहलबर्ग साहब मानते थे कि बच्चों को आपस में बातचीत ऐसे सामाजिक उद्दीपनों में से अहम चीज़ है जो बच्चों की अपनी नैतिक सोच को बदलने की चुनौती प्रदान कर सकती है, जबकि वयस्क नियम और कायदे बच्चों पर थोपते हैं। बच्चों में आपसी लेन देन उनको दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण देखने और जनतांत्रिक ढंग से नियम बनाने का अवसर प्रदान करते हैं। कोहलबर्ग कहते हैं कि बच्चों में दूसरों का दृष्टिकोण लेने की क्षमता उनके नैतिक तर्क में प्रगति लाती है। कोहलबर्ग की नैतिकता के सिद्धांतों की आलोचना निम्नलिखित बिंदुओं पर की गई। नैतिक सोच और नैतिक व्यवहार। कोहलबर्ग के आलोचकों के अनुसार नैतिक सिद्धांतों का सारा ध्यान नैतिक सोच तक ही सीमित है। कोहलबर्ग के जो आलोचक है वो कहते हैं कि कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांतों का सारा ध्यान नैतिक सोच तक सीमित है और उनमें नैतिक व्यवहार के बारे में ज़्यादा बात नहीं की गई है। ठीक है, उनका कहना है कि नैतिक व्यवहार पर बात करना उतना ही जरूरी है जितना नैतिक सोच पर बात करना। ठीक है, क्योंकि कई बार लोग दिखाते हैं कि उनकी सोच काफ़ी नैतिक है, परंतु उनका व्यवहार इसके विपरीत होता है। जैसे कि नेताओं, जैसे सबसे बड़ा एग्जाम्पल है दोस्तों नेता। जरूरी नहीं कि सोच का दावा करने वाले लोग नैतिक व्यवहार भी करें, इसलिए नैतिक सोच और नैतिक व्यवहार दोनों का अध्ययन करना जरूरी हो जाता है। जैसे नेता कई नैतिक दावे करते हैं, परंतु उनका व्यवहार कई बार अनैतिक और उनके दावों के विपरीत होता है। नेता कई बार जनता से तो बहुत अच्छे लुभावने वादे करते हैं, लेकिन एक बार चुनाव जीतने के बाद वो वादों के विपरीत काम करते हैं या वादे निभाना भूल जाते हैं। इसके अलावा नैतिकता की समझ होते हुए भी लोग अनैतिक कार्य करते हैं। जैसे चोरों को पता है कि चोरी करना गलत है, परंतु इसके बावजूद वह चोरी करते हैं। दूसरी ओर वेंडूरा का कहना है कि काफ़ी लोग अपने अनैतिक व्यवहार को नैतिक उद्देश्यों से अपनी और समाज की नज़रों में सही सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। जैसे जिहाद के नाम पर किए जाने वाले हमले और गर्भपात विरोधी कार्यकर्ता जो बच्चे गिराकर गर्भपात करने वाले अस्पताल नष्ट करते हैं और डॉक्टरों का खून करते हैं। नैतिक तर्कों का मूल्यांकन। दोस्तों, आलोचकों का मानना है कि कोहलबर्ग के सिद्धांतों में नैतिकता के मूल्यांकन पर खास ध्यान देना चाहिए। उनका मानना है कि जो कहानी कोहलबर्ग नैतिक तर्कों का मूल्यांकन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनके आधार पर मूल्यांकन करना काफ़ी मुश्किल होता है। इसके अलावा कोहलबर्ग जो सुविधाएं प्रस्तुत करते हैं वे भी नैतिक तर्कों का मूल्यांकन करने के लिए असल जिंदगी में आने वाली दुविधाओं से काफ़ी अलग है। तो दोस्तों, यहाँ पे संस्कृति और नैतिक तर्क के बारे में बात करते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार उनकी नैतिक तर्क की अवस्थाएं सार्वभौमिक हैं, परंतु कुछ आलोचकों के अनुसार इसके सिद्धांत सांस्कृतिक रूप से पक्षपाती हैं। परंतु कोहलबर्ग और उनके आलोचक दोनों ही कुछ हद तक ठीक हैं। 27 संस्कृतियों में से किए गए 45 अध्ययनों में कोहलबर्ग के सिद्धांतों की पहली 4 अवस्था सार्वभौमिक पाई गई हैं, परंतु पांचवी और छठवीं अवस्थाएं सारी संस्कृतियों में नहीं पाई गई हैं। और यह भी पाया गया है कि कोहलबर्ग की मूल्यांकन अवस्था में अन्य संस्कृतियों में पाए जाने वाले उच्च नैतिक तर्क समाहित नहीं है। नैतिक चिंतन जितना कोहलबर्ग ने सोचा था उससे ज़्यादा संस्कृति विशेष पर निर्भर करता है। भारत में हर जीव की पवित्रता और जीव संसार की एकता का नैतिक चिंतन इजराइल में
समुदाय की समता, सामूहिक सुख की चिंतन पर आधारित नैतिक न्याय और न्यूगिनी में सामूहिक नैतिक दायित्व की सोच जैसी विचारों को कोहलबर के नैतिक तर्कों की अवस्थाओं में उच्च स्थान पर नहीं रखा जाएगा, क्योंकि उनमें अन्य विचारों की तुलना में न्याय के विचार को ज़्यादा तवज्जो दी गई है। बावजूद इसके कि कोहलबर के सिद्धांत काफ़ी सारी संस्कृतियों को ठीक बैठते हैं, परंतु वह कुछ संस्कृतियों की नैतिक अवधारणाओं को नहीं शामिल करते हैं। दोस्तों, अब परिवार और नैतिक विकास। कोहलबर का मानना है कि पारिवारिक प्रक्रियाएं बच्चों के नैतिक विकास के लिए खास जरूरी नहीं है। कोहलबर का मानना था कि पारिवारिक जो प्रक्रियाएं हैं वो बच्चों के नैतिक विकास के लिए खास जरूरी नहीं है। उनका कहना है कि बच्चों और माता पिता के बीच संबंध बच्चों को एक दूसरे की राय लेने के बहुत कम अवसर देते हैं। उनका कहना था कि बच्चों का और माता पिता का जो संबंध होता है वो बच्चों को एक दूसरे की राय लेने के लिए बहुत कम अवसर देते हैं। कोहलबर साहब कहना था कि बल्कि बच्चों को नैतिक विकास के ज़्यादा अवसर अपने दोस्तों के साथ मिलते हैं। बिल्कुल सही। विकासवादी व्यक्तियों का मानना है कि दोस्तों के साथ सक्रिय अनुशासन यानी तर्क को इस्तेमाल करना और बच्चों का ध्यान उनके द्वारा किए गए कार्यों के नतीजे पर ले जाने से भी उनका नैतिक विकास होता है। इसके अलावा माता पिता के खुद के नैतिक मूल्य भी बच्चों के नैतिक विकास में सहायता करते हैं। जेंडर और देखभाल का दृष्टिकोण। दोस्तों, कैरोल गिलिगन की आलोचना के अनुसार कोहलबर के सिद्धांत लिंग भेद पर आधारित है। उनका कहना था कि जो कोहलबर के नैतिक विकास का जो सिद्धांत था वो किस पर आधारित है? लिंग भेद पर आधारित है। गिलिगन का कहना है कि कोहलबर के सिद्धांत पुरुष रिवाजों पर आधारित है। उनका कहना था कि कोहलबर के जो सिद्धांत वो किस पर आधारित हैं? पुरुष रिवाजों पर आधारित है। ठीक है, पुरुष रिवाजों पर, जो कि सिद्धांतों को आपसी संबंधों से ऊपर रखते हैं। वे मानते हैं कि व्यक्ति अपने नैतिक निर्णय स्वतंत्र रूप से लेते हैं। कोहलबर के दृष्टिकोण में नैतिकता न्याय पर आधारित है। उन्होंने आपसी संबंध, दूसरों की चिंता की भावना और एक दूसरे की जुड़ाव की भावना को अपनी नैतिकता में कोई स्थान नहीं दिया। गिलिगन के अनुसार ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कोहलबर खुद पुरुष हैं और उनके सिद्धांत पुरुषों पर किए गए शोध और उनके जवाबों पर आधारित हैं। जबकि गिलिगन ने जब 6 से 18 साल की लड़कियों के जवाबों का अध्ययन किया तो उन्होंने देखा कि लड़कियां मनुष्य के आपसी संबंधों के आधार पर नैतिक दुविधा का निर्णय लेती थीं, परंतु कुछ अध्ययन में नैतिक निर्णय में लिंग भेद के होने की शंका जताई गई। उनके अनुसार नैतिक निर्णय में यह भेद बहुत कम होते हैं। पुरुष और महिला दोनों ही आपसी संबंधों वाली दुविधाओं को देखभाल के दृष्टिकोण से हल करते हैं, सामाजिक दुविधाओं को न्यायिक दृष्टिकोण से हल करते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा कोहलबर का नैतिक विकास का सिद्धांत, जो परीक्षा की दृष्टि से चाहे वो MP टेट हो या C टेट हो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें जिससे ये वीडियो उन तक पहुंच सके, और सब्सक्राइब करना मत भूलें। और साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग पढ़ाई बिल्कुल जारी रखें और सफलता आपको निश्चित तौर पर मिलेगी। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।